हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट में क्या पढ़ा था? एक तो एटॉमिक मास यूनिट पढ़ा था। क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट? इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कितनी आई थी इसकी वैल्यू? 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ठीक। और 1 AMU को अगर हम Na से मल्टीप्लाई कर दें किसके इक्वल आएगा? 1 ग्राम के इक्वल आ जाएगा। ये आपने पढ़ा था। ठीक। फिर हमने ये भी देखा था कि कार्बन 12 को ही स्टैंडर्ड एटम क्यों लिया गया है? क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि इनर्ट है, और ये इसके आइसोटोप कार्बन 12, 13, 14 से इजीली सेपरेबल है। और इसका जो AMU आपने बनाया है, एटॉमिक मास यूनिट जो बनाया है, वो क्या है? 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, जो किसके कंपेरेबल है? हाइड्रोजन एटम के मास के, जो कि हमारा लाइटेस्ट एटम है। फिर इसके बाद हमने एटॉमिक मास पढ़ा था, एक एटम का मास, फिर ग्राम एटॉमिक मास या मास ऑफ 1 ग्राम एटम, वो उसको क्या कहते हैं? व्हेन एटॉमिक मास इज डिफाइंड इन ग्राम इट इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास और मास ऑफ 1 ग्राम एटम। ठीक। तो वहां पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज ये बताई थी, कभी भी आपसे ग्राम एटम पूछे क्या फाइंड आउट करना है? मोल्स फाइंड आउट करने हैं। सिमिलरली मोलिकुलर मास भी पढ़ा था। मोलिकुलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, इसकी यूनिट है AMU या U, यूनिफाइड मास। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था ग्राम मोलिकुलर मास क्या होता है। जब आप मोलिकुलर मास को ग्राम में डिफाइन करते हैं देन इट इज नोन एज ग्राम मोलिकुलर मास और मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल। ठीक। और आपको कभी भी बोले ग्राम मॉलिक्यूल फाइंड आउट करो तो मोल फाइंड आउट करेंगे, या ऐसा बोल दे ग्राम मॉलिक्यूल गिवन, आप समझ जाएंगे कि मोल्स गिवन है। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ जाए। ठीक है भाई, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट क्या बोला था मैंने भाई? दो छोटी छोटी टर्म्स बची हुई है, एक्चुअल मास और एवरेज मास। बट इससे पहले क्या लिखेंगे? टुडेज थॉट लिखो भाई। टुडेज थॉट क्या है? यू कैन नॉट इज, इसको ऐसे लिखो बेटे, ये ऐसे लिखो, यू कैन नॉट इज नॉट योर्स। समझे भाई? समझे क्या? आप नहीं कर सकते, यह बात आपकी नहीं है, ये किसी और ने बोला आपको। आप केमिस्ट्री नहीं कर सकते, आप फिजिक्स नहीं कर सकते, आप बायो नहीं कर सकते, आप नीट क्रैक नहीं कर सकते, आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ये आपकी माइंड की सिचुएशन नहीं है, लोगों ने आपको बोला है। तो आपको क्या करना है? लोगों की नहीं सुननी, खुद की सुननी है। आप बोलो क्या आप कर सकते हो? तो डेफिनेटली कर सकते हो। बस ठीक है ना? हमेशा मन की सुनो, हमेशा अपने मन की, अपने दिल की सुनो, दूसरों की नहीं सुनना, किसी की भी। ठीक है, आगे बढ़ जाए फिर। तो अब हेडिंग लिखो, एक्चुअल मास। एक्चुअल मास क्या होता है भाई? इट इज मास ऑफ 1 एटम और 1 मॉलिक्यूल डिफाइंड इन ग्राम्स। बोलो भाई, इसमें कोई डाउट है क्या? ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? जब आप एक एटम या एक मॉलिक्यूल के मास को ग्राम्स में डिफाइन करते हैं उसको एक्चुअल मास कहते हैं। तो डायरेक्ट एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि एक्चुअल मास क्या होगा। जैसे आपसे पूछ लिया जाए एक्चुअल मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, एक मॉलिक्यूल का मास बताना है, तो बताओ भाई। आप लिखते हो हाइड्रोजन का मास होता है 2 ग्राम। 2 ग्राम किसका होता है? 1 मोल का, यानी Na मॉलिक्यूल्स का। तो एक मॉलिक्यूल का कितना होगा? 2/Na। बोलो इसमें कोई डाउट है क्या? ये आ जाएगा। या आप लिख सकते हो 2/6 इंटू 10 की पावर 23। वो लिखूं क्या? समझ गए ना? ऐसे ही आपसे पूछ ले एक्चुअल मास ऑफ कार्बन क्या आएगा भाई? कार्बन का एक मोल का होता है 12 ग्राम, यानी Na एटम्स का। तो एक एटम का कितना होगा ग्राम में? 12/Na ग्राम। तो ये हो गया एक्चुअल मास ऑफ कार्बन। एक एटम या एक मॉलिक्यूल का मास जब आप ग्राम में डिफाइन करते हो दैट इज नोन एज एक्चुअल मास। बोलो किसी को कोई डाउट है क्या? पक्का? आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आएगा एवरेज एटॉमिक मास। सुना आपने? एवरेज एटॉमिक मास। बोलो भाई, किसके लिए डिफाइन करते हैं? जब आइसोटोप्स गिवन हो, जैसे कार्बन के है ना
कार्बन का आप 12 लेते हैं, भाई कार्बन के आइसोटोप है ना, कार्बन 12, 13, 14, तो इनका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, तो जब भी आपको आइसोटोप्स गिवन होते हैं, आप उस एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करते हैं। जैसे हम क्लोरीन का बोलते हैं 35.5, तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, दोनों का एवरेज एटॉमिक मास है। ठीक, एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आप बचपन में सीख चुके हैं। जैसे इसमें अगर हम बनाए केस 1 में आप लिख सकते हैं व्हेन इफ परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स इज गिवन, तो क्या करेंगे भाई, देखो एक बार इधर क्या करना अपने को। जैसे मान लीजिए आपको दे दी परसेंटेज, दे दी x1, x2, x3 ऐसे, और मास आपको दे दिया x1 जो है, यानी जिसकी परसेंट x1 है उसका मास है m1, जिसकी x2 है उसका m2, जिसकी x3 है x3 उसका m3, ऐसे दे दिया आपको। अब परसेंट फाइंड आउट कर सकते हैं भाई, कैसे करेंगे बोलो भाई। एवरेज एटॉमिक मास कैसे आएगा, इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, सारे ऐड कर देंगे जितने भी आइसोटोप होंगे, सबका टोटल मास। ठीक, डिवाइड बाय क्या कर देंगे, टोटल परसेंटेज। वैसे तो 100 आएगी सीधा, बट फिर भी मैं ऐसे लिख देता हूं x1 प्लस x2 प्लस x3। बोलो कोई डाउट है क्या? एक केस तो ये हो गया, अभी मत लिखो, जब मैं बोलूंगा तब लिख लिया करो। फिर इसके बाद आप और क्या कर सकते हो, केस 2 आ जाए भाई। इफ फ्रैक्शन ऑफ आइसोटोप्स इज गिवन, उस केस में क्या करेंगे बोलो भाई। जैसे इसका एग्जांपल बताऊं क्या आपको, इसका एग्जांपल करना आपको, फर्स्ट वाले का एग्जांपल भी कर लो साथ में। देखो जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया, पहले क्लोरीन 35 सुना आपने, इसकी परसेंटेज दे दी 75%, एंड क्लोरीन 37 की दे दी आपको कितना, चलो आगे नेक्स्ट वाले पेज पे कर लेंगे, यहां पे स्पेस नहीं है, छोड़ो इसको, नेक्स्ट वाले पेज पे करा दूंगा अलग से, क्यों फालतू में स्पेस नहीं, क्यों वो करें। ठीक, अब देखो पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं दोनों, है ना। यहां पे क्या लिखा, केस 2 इफ फ्रैक्शन ऑफ आइसोटोप इज गिवन, तो देखो आपको यहां पे मान लीजिए ये दिया है भाई F1 फ्रैक्शन है फर्स्ट आइसोटोप का, जिसका मास क्या है m1 है। ठीक, और सेकंड आइसोटोप का F2 फ्रैक्शन है, मास उसका m2 है, यहां पे m1 आएगा। ठीक, तो ऐसे ही आपको दिया होगा। ठीक, समझ गए ना। तो आप क्या करोगे, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो भाई, m1 f1 प्लस m2 f2 प्लस m3 f3 एंड सो ऑन। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, बोलो कोई डाउट है क्या? एवरेज ही तो फाइंड आउट कर रहे हैं। इसको लिखो जल्दी से, फिर इसके एग्जांपल भी करवाता हूं, लिखो भाई जल्दी से। जैसे मान लीजिए यहां पे आपको फ्रैक्शन, यहां पे पहले परसेंटेज दे दिया, जैसे क्लोरीन 35 है और उसका परसेंटेज कितना दिया गया है, ये क्लोरीन 35, इसका दे दिया भाई 75%। ठीक, सिमिलरली दूसरा इसका आइसोटोप होता क्लोरीन 37, इसका दे दिया कितना 25%। बताओ कैसे फाइंड आउट करेंगे? बिल्कुल सिंपल है भाई। कैसे, यहां पे एवरेज मास आप फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या लिखोगे 35 मल्टीप्लाई बाई 75 प्लस 37 मल्टीप्लाई बाई 25, और दोनों का परसेंटेज कितना होगा टोटल 100। तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करना इसको, 35.5 आएगा। ये केस 1 का एग्जांपल हो गया। फिर आपने केस 2 किया था, केस 2 में इसी चीज को पता कैसे लिख देगा, जैसे ये लिख दिया क्लोरीन 35 है ना, और ब्रैकेट में लिख देगा 0.75, ऐसे फ्रैक्शन लिख के दे देगा, या 3/4 लिख दे। ठीक, और प्लस क्लोरीन एंड प्लस नहीं आएगा, एंड आएगा, एंड क्लोरीन 37 और ब्रैकेट में लिख देगा 0.25। ये बिल्कुल इजी है। एवरेज मास 35 मल्टीप्लाई बाई 0.75 प्लस 37 मल्टीप्लाई बाई 0.25, कैलकुलेट करना। अरे एक्चुअल में किया क्या है, सुनो, यहाँ पे 75 को पहले ही डिवाइड कर दिया 100 से, वही तो बात है ना, कुछ अलग थोड़ा किया है। तो कितना आ जाएगा 35.5, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है भाई। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन है, ठीक, वो करते हैं। इफ percentage of isotopes of an element X
आर, भाई ये दे दिया जैसे x 200 है, इसकी 90% है, ठीक। x 199 है, इसकी मान लीजिए उसने दे दिया कितना, बोलो भाई, ये दे दिया 8%, और x 202 है, ये दे दिया 2%। तो आपको बताना है इसका एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा। देन एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट x इज, बोलो भाई कितना आएगा। ऑप्शन आपको दे दिया पहला 200 AMU, दूसरा दे दिया 202 AMU, तीसरा दे दिया 201 AMU। यानी वैसे ना एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ था, देखो U लिखा हुआ था, है ना, U मतलब यूनिफाइड मास। आजकल है ना U ही लिख रहा है एग्जामिनर। आप एनसीईआरटी में मोस्टली जगह पाएंगे AMU की बजाय वो U यूज करता है। और कई बार है ना U को ना 4 मत लिख लेना आप जल्दबाजी में, बच्चे करते हैं मिस्टेक, है ना, U को 4 लिख लेते हैं। 4th 199 यूनिफाइड मास। करें भाई कैलकुलेट, इजी ओनली कैलकुलेशन करनी है, ओनली कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। देखो एवरेज एटॉमिक मास किसके इक्वल आएगा, सबसे पहले 200 मल्टीप्लाई बाई कितना किया भाई 90, प्लस 199 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, प्लस 202 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, डिवाइड बाई कितना आएगा टोटल 100। कैलकुलेट करना, ये 18,000 है, प्लस कितना आएगा बोलो भाई 200 ये 2139 पक्का, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72 और 7 97 और 8 15 आएगा ना शायद 1592, प्लस ये आएगा 404 डिवाइड बाई 100। जल्दी से बोलो अब कितना आएगा ये आ रहा है क्या 19996 डिवाइड बाई 100, कितना लिख दोगे 199.96। अब आंसर बताओ कौन सा आएगा। अब आपको राउंड ऑफ करना है 200। कुछ बच्चों ने ये मिस्टेक की थी कि 199 आंसर लगा दिया। क्या आंसर आएगा राउंड ऑफ करके 200। किस किस का ठीक था, वेरी गुड। लिखना भाई किसी को, या हो गया, अरे कैलकुलेशन घर पे कर लेना यार, क्वेश्चन लिख रहे हो क्या, फिर ठीक है। एक बढ़िया क्वेश्चन करा दूं जेईई मेंस का, लेटेस्ट लास्ट ईयर का। नेक्स्ट लिखो भाई, जेईई मेंस का क्वेश्चन करा रहा हूं एक, ऐसा ही क्वेश्चन है। द एवरेज मोलर मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5 ग्राम पर मोल, ठीक। द रेशो ऑफ क्लोरीन 35 to chlorine 37 in naturally occurring isotopes, in naturally occurring chlorine is close to, ठीक है भाई। ऑप्शन ए है 4:1, बी है 3:1, सी है 2:1 और डी है 1:1। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है। और जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था वो नीट एग्जाम का क्वेश्चन है। एक इसका है, जेईई मेंस का है। कर लेंगे भाई, आप कर रहे हो क्या ट्राई, या एग्जाम का नाम देखते ही छोड़ देते हो। लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक पे ये सिंपल है भाई। क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 का X:Y रेशियो मान लो, नहीं देखो मैं बताता हूं आपको, एक बार इधर देखो, क्लोरीन 35 क्लोरीन 37, यही फाइंड आउट करना है ना। इसको X माना और इसका रेशियो Y मान लिया, X:Y के रेशियो में है, ठीक है। यही मान लो इसकी X% इसकी Y% है, ऐसा ही बोल सकते हैं ना। तो आप पता क्या बोलोगे भाई, एवरेज मास कैसे फाइंड आउट करोगे, बोलो। एवरेज मोलर मास फाइंड आउट करना कैसे आएगा भाई, 35 into X
प्लस 37 इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 35.5। सोल्व करो 3:1 आएगा। अरे 35x प्लस 37y इज इक्वल टू 35.5x प्लस 35.5y। ठीक, y उधर रह जाएगा, ये आएगा आपका, उधर जाएगा तो माइनस होगा, ये आएगा 1.5y और ये आएगा 0.5x, ये कैंसिल होगा 5.5 से, ये आएगा 3y इज इक्वल टू x, या आप लिख सकते हो x अपॉन y इज इक्वल टू 3/1। किस किस का ठीक था फर्स्ट टाइम में ही? वेरी गुड, हो गया, समझ आना आपको? तो आंसर इज बी। ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन पे भी लिख लेना, ये नीट एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन क्लास में ही हो जाएंगे अच्छे क्वेश्चन। ठीक है ना, लिखना इसमें से किसी को कुछ भी नहीं है, एक्स और वाई मानना था और सोल्व करना था यार। और मान लो बिल्कुल कुछ भी ना हो ना, ऑप्शन से चेक कर लो ना यार, रख के। ठीक, लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, ये आसान है। ठीक, ये हो गया भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ जाए, स्टार्ट करें नेक्स्ट टॉपिक। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कितने लॉ पढ़ते हैं भाई इसमें हम लोग? इसमें आप टोटल 5 लॉज पढ़ते हैं। पहला लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, साथ के साथ लिख लो भाई, फास्ट लिखना। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन किसने दिया था? लेवोसियर ने दिया। किसने दिया? लेवोसियर ने दिया। लेवोसियर इज फादर ऑफ केमिस्ट्री भाई। लॉ ऑफ, नेक्स्ट है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये किन्होंने दिया था? बोलो भाई, प्राउस्ट ने। प्राउस्ट ने दिया। थर्ड आता आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये किसने दिया? डाल्टन। ठीक, फिर फोर्थ आपका आता है गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। साइंटिस्ट का नेम तो हेडिंग में ही आ गया। और फिफ्थ आपका आता है अवागाद्रोस लॉ। ठीक है भाई, ये 5 लॉ है। करें स्टार्ट फिर। लिख ली सबने हेडिंग? तो फर्स्ट हेडिंग आप सब क्या लिखेंगे? बोलो भाई, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो आप मुझे बताओ भाई इसका मतलब क्या है? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन यानी मास इज कंजर्व्ड, आप क्या बोल देंगे? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक, लिख लो फिर, लिखो भाई, इन ए केमिक अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फास्ट लिखो भाई। ये सबको पता ना, एक केमिकल रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मास क्रिएट कर सकते हैं क्या? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं क्या? नहीं। मास को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? बट टोटल मास क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो आप क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मेरे साथ साथ लिखो, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, can neither be created nor be destroyed, but it can be converted, from one form to अनदर फॉर्म। ठीक है भाई, इन ए केमिकल रिएक्शन। बोलो, कोई डाउट है क्या? तो अब इसका एग्जांपल लिख लें। अगर आपने डेफिनेशन मेरे साथ साथ लिख लिया है, हम समझ गए मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता, ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता। बट एक केमिकल रिएक्शन में आप इसको वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
भाई देखो, अगर हम यहां पे एक रिएक्शन लिखें, N2 गैस रिएक्ट विद 3H2 गैस एंड फॉर्म 2NH3 गैस। ठीक, मान लीजिए आपने स्टार्टिंग में मास लिया था N2 का कितना, 28 ग्राम, और हाइड्रोजन का 6 ग्राम। इनिशियल इसका क्या रहा होगा, प्रोडक्ट तो बना ना 0। भाई इनिशियल T इक्वल टू 0 पे, ये तो इनिशियल है। अगर आप यहां पे लिखे इनिशियल तो यही रहा होगा ना। तो जब आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, यानी फाइनली क्या होगा भाई, सारा आपका रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। जो प्रोडक्ट का मास आपको ऑब्टेन होगा टोटल कितना होगा, जितना टोटल का रिएक्टेंट का मास लिया था, यानी ये 34 ग्राम हमें ऑब्टेन हो जाएगा। अब मान लीजिए ऐसी एक रिएक्शन और मैं लिखवा देता हूं भाई, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम डिकम्पोज कर रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस में। ठीक है भाई, अब मान लीजिए इसका इनिशियल मास 100 हमने लिया है, टोटल 100 ग्राम, तो आपके प्रोडक्ट का तो 0 रहा होगा ना स्टार्टिंग में। ठीक, फिर आपने क्या किया, कंप्लीट डिकम्पोज कर दिया। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा भाई, ये तो खत्म ही हो जाएगा, सारा इसमें डिकम्पोज हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में। तो इसका मास कितना बना होगा, 56 ग्राम, और इसका 44 ग्राम। देखो टोटल कितना आ रहा है, 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मास क्या है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चला गया, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में चला गया। ठीक, अब मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए, भाई मेरी तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई, बीच में बात कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट, यही वाला एग्जांपल ले लिया, तो ये डिकम्पोज हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस में। ठीक है भाई, तो अब आपने क्या बोला, सर हमने 100 ग्राम इनिशियल लिया था T इक्वल टू 0 पे, तो T इक्वल टू 50%, यानी ये 50% कंप्लीट होने पे क्या हो जाएगा, 50% में से 100 में से 50 तो क्या हो जाएगा, 50 बच गया, इतना तो बच जाएगा। ठीक, तो 50 ग्राम प्रोडक्ट में गया है, तो इस बार ये बनेगा आपका 28 ग्राम और ये बनेगा 22 ग्राम। अभी भी टोटल चेक करो, टोटल मास क्या है, 100 ग्राम ही है, प्रोडक्ट 50 ग्राम बन गया और 50 ग्राम रिएक्टेंट बचा हुआ है, टोटल फिर भी कितना है, 100 ग्राम ही है। बोलो कोई डाउट है क्या, समझे कि नहीं समझे, है ना, आसान कर देंगे भाई, तो लिखो इसको जल्दी से। ये बिल्कुल इजी चीजें हैं, बट यहां से आपके एग्जाम में ना क्या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है ना। डेफिनेशन मेरे साथ साथ लिख लिया करो, एग्जाम्पल भले ही बाद में लिख लो, बिकॉज एग्जाम्पल समझना जरूरी है। और ये डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन रटने की कोशिश करोगे, ये एज इट इज याद नहीं रहेंगी, आप इनको समझने की कोशिश करें। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो भाई, फिर इसके बाद क्या करना है, आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट हेडिंग लिखो भाई, सेकंड क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब ये पता क्या कहता है भाई, कोई भी कंपाउंड है उसमें एलिमेंट्स की कंपोजिशन क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। जैसे वाटर है भाई, वाटर में अगर एग्जांपल आप लें तो 2 तो हाइड्रोजन का मास है और ऑक्सीजन का कितना है, 16, यानी इनकी यही कंपोजिशन रहेगी। आप पानी चाहे कहीं से भी ले आए, पानी आप ना, ये मेरी बोतल रखी है, इसमें पानी ले लो, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंपोजिशन क्या है, 2:16। ठीक, वो भाई की बोतल रखी है, उसमें से ले लो, रेन वाटर ले लो, ठीक, रिवर का वाटर ले लो, सी वाटर ले लो, अमेरिका का पानी, पाकिस्तान का पानी, इंडिया का पानी, बिहार का पानी, यूपी का पानी, किसी का भी पानी ले लो, कंपोजिशन क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। ठीक, आप चाहे सोर्स उस कंपाउंड का कुछ भी ले रहे हैं या मेथड ऑफ प्रिपरेशन कुछ भी, उस पर डिपेंड नहीं करता। सिमिलरली अगर हम बात करें CO2 में, भाई CO2 आप जैसे एटमॉस्फेयर की ले लो, भाई सोर्स क्या है इसका, एटमॉस्फेयर, या जैसे अभी आपने कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करके बना था, ऐसे बना लो, तो इसमें कंपोजिशन क्या रहेगी, 12:32 ही रहेगी दोनों एलिमेंट की। बोलो कोई डाउट है क्या, समझ आ गया। अब डेफिनेशन लिख ले, एग्जांपल बाद में लिख लेंगे। लिखो मेरे साथ डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द, या ऐसा लिख लो, दिस लॉ स्टेट्स दैट, दिस लॉ states that this law states that composition of component ब्रैकेट में लिखना by mass composition of component by mass, या बाई मास तो लिख लिया, बाई मास ब्रैकेट में लिखना है ना, इन ए कंपाउंड
in a compound remain constant no matter what is source or method of preparation। ठीक है भाई, नो मैटर व्हाट इज सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी भाई आपने वो कंपाउंड कहां से ऑब्टेन किया है या उसको कैसे बनाया है, इस बात पे डिपेंड नहीं करता। कंपाउंड में एलिमेंट्स की कंपोजिशन बाय वेट क्या रहेगी, सेम रहेगी। बोलो कोई डाउट है क्या, समझे कि नहीं समझे। नेक्स्ट देखो, जैसे एग्जांपल अगर हम लिखें, भाई वाटर ले लिया आपने, ठीक, अब वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंपोजिशन क्या है, 2:16 है कि नहीं है बाई मास। अब ये वाटर आप कहां से लेके आए हैं, भले ही आप रेन वाटर ले आए या आप रिवर का वाटर ले लें या आप टैप का वाटर ले लें या आप सी वाटर ले लें या आप बिस्लरी बोतल का वाटर ले लें, कहीं से ले लें, हर जगह क्या आएगी 2:16 आएगी। यानी सोर्स पे डिपेंड नहीं करता, कंपोजिशन फिक्स रहेगी। क्योंकि भाई वाटर के एक मॉलिक्यूल में क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन है, तो रेशियो फिक्स रहेगा ना उनके मास का। और एग्जांपल कराऊं ऐसे ही, जैसे मान लीजिए हम यहां बोलते हैं भाई CO2 लेते हैं आप, ठीक, तो एक तो आप CO2 क्या ले सकते हो, एटमोस्फेरिक CO2 ले लिया आपने, एटमोस्फेरिक CO2 ले लो आप, या एक काम करो भाई कार्बन का कंबसन करो, कार्बन ग्रेफाइट का आपने कंबसन किया, ठीक, क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगी नहीं बनेगी। या आप यहां पे भाई कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबसन करो, उससे भी क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगी। या अब एक काम कर लो ना, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करो, तो इससे भी क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, साथ में CO2 गैस ऑब्टेन होगी। तो ये आपने अलग अलग मेथड ऑफ प्रिपरेशन या सोर्स आपने देख लिए CO2 के, बट खास बात क्या रहेगी यहाँ पे, इनमें सब में कार्बन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो क्या रहेगा, 12:32 ही रहेगा, 12:32 आएगा सब में। तो ये था आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। बोलो कोई डाउट है क्या, यानी प्रोपोर्शन क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ये बोल रहा है एलिमेंट्स के मास का प्रोपोर्शन कंपाउंड में फिक्स रहेगा, भले ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन या सोर्स क्या हो, कुछ भी हो। समझे कि नहीं समझे, शेखर समझ आ रहा ना, तो वेरी गुड। लिखो भाई जल्दी से, एक दो एग्जांपल लिख लिया करो जो भी समझ में आए अपनी लैंग्वेज में, जरूरी भी नहीं होता पूरा लिखना, बस समझना जरूरी है। अगर एक बार समझ में आ गया ना, पूरी लाइफ याद रहेगा, है ना। नेक्स्ट करें भाई, लिख लिया ये। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है भाई लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। भाई ये क्या कहता है, जब दो एलिमेंट्स, ध्यान से सुनना, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करके डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, तो अगर आप एक एलिमेंट का मास फिक्स लेते हैं और दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट मासेस के साथ वो कंबाइन करता है, तो वो जो डिफरेंट मासेस कंबाइन कर रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट के फिक्स मास के साथ, तो इन मासेस का रेशियो एक होल नंबर आएगा। समझ आया, नहीं आया कोई बात नहीं, अब एग्जांपल समझते हैं। देखो जैसे H2O है और H2O2 है, दोनों ही कंपाउंड कौन से एलिमेंट के बने हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हैं, ठीक। तो यहां पे अगर आप मास की बात करें, हाइड्रोजन का आपने दोनों जगह क्या लिया, 2 लिया, फिक्स कर दिया ना ये वाला, तो ये फिक्स हो गया। लेकिन ऑक्सीजन का यहां पे कितना है 16 और इसका कितना है 32, तो ये डिफरेंट मासेस जब इसके फिक्स मास के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1:2 का रेशियो आया कि नहीं आया, होल रेशियो आया कि नहीं आया, होल नंबर रेशियो। सिमिलरली आप इसमें बात करो CO और CO2 में, भाई कार्बन और ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, हमने कार्बन का फिक्स मास ले लिया, सॉरी 12 आएगा, कार्बन का हमने फिक्स मास ले लिया 12, और इसको ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। कितना, जैसे पहले 16 के साथ करा, फिर 32 के साथ करा, तो यहां पे इसने कंपाउंड बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड, जब 32 के साथ रिएक्ट करा क्या बनाया CO2, तो डिफरेंट कंपाउंड्स बन गए। बट जो इसके डिफरेंट मासेस रिएक्ट कर रहे हैं कार्बन के फिक्स मास के साथ, वो किसके कौन से रेशो में आ रहे हैं, होल रेशो में आएगा नहीं आए, 1:2। यही आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है। कोई डाउट है क्या? अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, सोचो। एटम की डेफिनेशन याद करो, देखो ये डाल्टन ने दिया था,
और डाल्टन ने पता क्या बोला था, एटम इज इंडिविजिबल, याद है ना आपको, डाल्टन ने यही तो बोला था, एटम इज इंडिविजिबल, याद होगा ना। ठीक, तो अब देखो अब ये डाल्टन ने ही दिया है, हमने एटम की डेफिनेशन पढ़ी थी, एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। इन्होंने केमिकल रिएक्शन की हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तभी तो ये डिफरेंट कंपाउंड बने। अब देखो यहां पे हाइड्रोजन के 2 एटम ऑक्सीजन के 1 एटम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, यहां पे हाइड्रोजन के 2 एटम ऑक्सीजन के 2 एटम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन के तो एटम फिक्स है, ऑक्सीजन के चेंज हो रहा है 1 2 3 ऐसे चेंज होंगे ना, तो 1:2 इसलिए रेशियो आ रहा है। समझे गए, समझे या नहीं समझे, उसका मास का रेशियो फिक्स क्यों आ रहा है, क्योंकि अरे ऐसा तो नहीं होगा ना कभी कि हाइड्रोजन के 2 एटम ऑक्सीजन के डेड एटम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, 3.33 एटम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना भाई। 1 एटम के साथ रिएक्ट करेगा, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, यही तो होगा। और तो जब डिफरेंट भाई फिक्स नंबर ऑफ एटम डिफरेंट नंबर ऑफ एटम के साथ रिएक्ट करेंगे तो उनके मास का रेशियो क्या आएगा, 1 2 3 4 होल नंबर में ही तो आएगा। यही आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, समझ आया, आसान है ना, तो समझना जरूरी है। अब देखो हमने समझ लिया, अब आप मेरे साथ डेफिनेशन लिखेंगे, फिर मैं एग्जांपल दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। लिखो, दिस लॉ states that when, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, this law states that when two elements combine to form different compounds, two elements combine to form different compounds, then fixed mass of one element combine with different masses of other element bears a ratio of whole numbers। बोलो भाई, कोई डाउट है क्या? जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं तो एक एलिमेंट का फिक्स मास जब अदर एलिमेंट के डिफरेंट मासेस के साथ रिएक्ट करेगा तो उन मासेस का रेशियो जो आएगा वो एक होल नंबर में आएगा। समझे कि नहीं समझे? अब एग्जांपल लिख लें भाई, जैसे भाई हमने देखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे एलिमेंट है जो कंबाइन कर रहे हैं, तो एक तो ये बना सकते हैं H2O, दूसरा ये बना सकते हैं H2O2। तो अब देखो यहां पे ये हाइड्रोजन का मास आपने ले लिया फिक्स, कितना 2 ले लिया, 2 यूनिट ले लिया, तो ऑक्सीजन का यहां पे कितना मास रिएक्ट कर रहा है 16 और यहां पे 32। रेशो बताना भाई क्या आया, ये मास फिक्स था तो ये 1:2 आया कि नहीं आया? बोलो, कोई डाउट है क्या? समझे कि नहीं समझे? दोबारा एक्सप्लेन करूं? चलो एक एग्जांपल और करते हैं। CO का देखो भाई, आपने कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 बनाते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट रिएक्ट करेंगे आपस में। कार्बन का मास कर दिया फिक्स 12, तो ये ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस यानी 16 और किसके साथ रिएक्ट कर रहा है 32। तो कार्बन का फिक्स मास ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट कंपाउंड बना रहा है, तो ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस का रेशियो क्या आ रहा है 1:2 आया कि नहीं? बोलो, कोई डाउट है क्या? समझे कि नहीं समझे? अब नेक्स्ट एक एग्जांपल और करते हैं हम। यहां पे एक बढ़िया एग्जांपल देखो, N2O है, NO है और N2O3 है, N2O4 है, N2O5 है। भाई एक बात बताओ, नाइट्रोजन के कौन से मासेस हैं? यहां पे 28, यहां पे 14, 28। नाइट्रोजन का मास देखो 28। समझे कि नहीं समझे? ऑक्सीजन के मासेस चेक करो, 16, 48, 64, 80। वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखो, यहां पे मैं अगर एक काम कर दूं, इसको ना 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 से इससे मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? पक्का। तो अब देखो सारे ऑक्सीजन या आपके मास फिक्स हुए कि नहीं हुए? बोलो, मास फिक्स हो रहे कि नहीं हो रहे? नाइट्रोजन के 28 हो गया, ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस के साथ रिएक्ट कर रहा है 16, 32, 48, 64, 80। क्या रेशियो आएगा
1:2:3:4:5 आया कि नहीं? होल नंबर रेशियो आ रहा है। तो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स बनते हैं ना, वो कौन से लॉ को फॉलो करते हैं? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता कि नहीं आ सकता? एग्जामिनर पता क्या करेगा? असर्शन रीजन बना देगा। मैं लिख नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, क्योंकि आप समझ गए, कर लोगे। असर्शन रीजन ऐसे लिखेगा भाई, डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म्ड फॉलो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड में पता क्या लिखेगा? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की ही डेफिनेशन लिख देगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही और उसको एक्सप्लेन भी करेगी, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। अब मान लीजिए एग्जामिनर क्या करे, फर्स्ट लाइन तो यही लिख दे भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 जो बनता है वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। असर्शन करेक्ट। रीजन में है ना, क्या करे, ये डेफिनेशन लिख के लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की लिख दे। तो क्या लिखोगे आप? रीजन करेक्ट है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन सही नहीं हो सकती क्या? हाँ, अगर वो डेफिनेशन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की लिखता है और लिख देता कि यही लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, फिर रॉन्ग है। नहीं समझे? अरे ये डेफिनेशन अगर आप वो लिख रहा है, ये डेफिनेशन तो सही है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, बट उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। समझे कि नहीं समझे? ये मिस्टेक नहीं करनी है। कोई डाउट नहीं है ना? पक्का? आगे बढ़ जाए। अच्छा, एक बात और ध्यान दो, इंपॉर्टेंट, सबसे खास बात, ये 2 एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे उसी के लिए वैलिड है। आप इसमें लगा सकते हो क्या K2Cr2 में, या K2KMnO4, ये K2MnO4, इसमें वैलिड है क्या? ये वाला एग्जांपल लिख लो एक ही आप, इसमें वैलिड है क्या? इसमें वैलिड क्यों नहीं है ये बताओ मुझे। क्योंकि यहां पे 3 एटम की बात आ गई, इसके लिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड नहीं है। बोलो कोई डाउट है क्या? समझे ना क्या मिस्टेक कर सकते हो? लिखो जल्दी से। नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट देखो, यहां पे वैलिड क्यों नहीं है बताओ भाई? ये 3 एलिमेंट्स आ गए, 3 एलिमेंट्स के लिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड नहीं है। 2 एलिमेंट के लिए उसने साफ साफ लिखा है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद एक क्वेश्चंस लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर follows law of multiple proportion, या follows की बजाय वो भी ये भी लिख सकता है, which of the following pair, explain भी लिख सकता है, या follow भी ठीक है, दोनों ही वर्ड ठीक है। which of the following pair explain law of multiple proportion। तो पहला आप इसमें लिखेंगे भाई, फर्स्ट ऑप्शन लिखो NaCl एंड KCl। सेकेंड ऑप्शन लिखेंगे H2SO4 एंड H2SO3। थर्ड ऑप्शन आप लिखेंगे PCl5 एंड PCl3। एंड फोर्थ ऑप्शन लिखेंगे CO2 एंड SO2। बताओ भाई आपका आंसर क्या आएगा? थर्ड आएगा। पहले तो देखो, ये तो वैसे ही नहीं आएगा, क्योंकि 3 एलिमेंट की बात आपको नहीं करनी, 2 एलिमेंट की बात करनी है। ऐसे कंपाउंड के बारे में बात करनी तो 2 ही एलिमेंट से बने हो। ये तो हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन 3 एलिमेंट से बना है, ये फॉलो नहीं करेगा। इसमें क्या हो गया, NaCl तो ठीक था, ये क्या आ गया KCl, भाई डिफरेंट हो गए यहाँ पे एलिमेंट्स ही, और ऐसे ही इसमें हो गया। तो PCl5 और PCl3 ये फॉलो करेगा, बिकॉज फास्फोरस के फिक्स मासेस क्लोरीन के डिफरेंट मासेस के रिएक्ट करके 2 डिफरेंट कंपाउंड बना रहा है। ठीक, एक क्वेश्चन और करें। नेक्स्ट देखो भाई, which of the following do not follow law of multiple proportion। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है भाई? सबसे पहले देखो, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहां पे आ जाएगा SnCl2 एंड SnCl4। सेकेंड ऑप्शन आपका आ जाएगा PbO एंड PbO2। थर्ड ऑप्शन आपका आ जाएगा SbCl3 एंड SbCl5। एंड फोर्थ ऑप्शन इज है Na2O2 एंड क्या बोला, K2KO2। कौन सा आंसर आया? फोर्थ आ जाएगा। बोलो भाई कोई डाउट है क्या? है ना इजी, लिख लिया साथ के साथ, फिर आगे बढ़ जाए। फोर्थ लो पे आ गए। नेक्स्ट देखो कौन सा है, इजी है ना भाई, ये तो सारे फॉलो कर रहे हैं। देखो Sn का फिक्स मास यहाँ पे क्लोरीन के डिफरेंट मास के साथ रिएक्ट कर रहा है। अरे आप तो
एक्चुअल में वो क्या है, मासेस का रेशो यानी एटम्स का रेशो है। अरे डाल्टन ने दिया, डाल्टन ने बात ही एटम की करी थी और कोई बात ही नहीं है। ठीक भाई, यहां पे SN का एक एटम Cl के 2 एटम और 4 एटम के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 2 एटम का मास मान लीजिए 2 है, तो 4 एटम का क्या हो जाएगा 4, 1:2 आएगा नहीं आया रेशियो, इसका 2x तो इसका 4x। समझे कि नहीं समझे? वही ऐसे ही Pb और PbO2 है, ऐसे ही SbCl3 एंड SbCl5 है। बट Na2O2 में और KO2 में तो मैंने क्या किया, एलिमेंट्स ही चेंज कर दिए। वाह भाई। नेक्स्ट देखो, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गे-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, यह भी इंपॉर्टेंट है और आपकी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें पहले डेफिनेशन लिख ले मेरे साथ साथ, फिर समझ लेना, है ना। दिस लॉ स्टेट्स दैट in gaseous reactions at same temperature and pressure, in gaseous reactions at same temperature and pressure, gaseous reactants combine in a fixed ratio of volume to form product। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट है क्या? जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहली बात भाई, ये लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, गैसियस रिएक्शंस के लिए। किस पे? फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे। ठीक, तो ये बोल रहा है फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे गैसियस रिएक्शंस में जो गैसियस रिएक्टेंट होते हैं वो एक वॉल्यूम के फिक्स रेशो में कंबाइन करेंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक, अब एग्जांपल से समझना और आसान हो जाएगा। देखो, अगर डेफिनेशन समझ में नहीं आई कोई बात नहीं, बाद में घर जाते ही समझ में आएगी। ये रिएक्शन देखो एक बार, ये रिएक्शन क्या बोल रही है, पढ़ना एक बार इसको। क्या बोला इस रिएक्शन ने कि यहां पे वन वॉल्यूम क्या है, H2 का 1 वॉल्यूम Cl2 के 1 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करके HCl का 2 वॉल्यूम फॉर्म करेगा। ये तो समझ में आया। या आप ऐसे बोल सकते हो, अरे ऐसे लिख लो, चलो 1 लीटर H2 का 1 लीटर Cl2 के साथ रिएक्ट करके 2 लीटर HCl फॉर्म करेगा। ऐसे बोल दो, 1 ml लिख दो, 2 ml फॉर्म करेगा HCl का। या आप एक काम ये भी कर सकते हो, इसका 22.4 लीटर इसके 22.4 लीटर के साथ रिएक्ट करके इसका 2 × 22.4 लीटर HCl फॉर्म करेगा। समझे कि नहीं समझे? शेखर थोड़ा समझ में आ? पक्का पूरा? अब देखो, मैं आपके लिए और आसान कर रहा हूं इस चीज को। कैसे? ध्यान से सुनना मेरी बात। ये ऐसा क्यों हो रहा है, आप सोचो ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि अगर यहां पे हम देखें भाई, PV = nRT हम पढ़ते हैं। ठीक, उसने क्या बोला, फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर। तो प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया ना। अरे फिक्स हो गया ना, सेम टेम्परेचर और प्रेशर की बात, यानी उसको कांस्टेंट कर दिया। R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। वॉल्यूम क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। और आप बैलेंस रिएक्शन में क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है ना, आप क्या बोलोगे, 1 मोल ऑफ H2 रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ Cl2 टू फॉर्म 2 मोल ऑफ HCl। और जो मोल्स का रेशो होता है वही गैसियस रिएक्शन में वॉल्यूम का रेशो। वही तो मैंने बोला, इसका 1 वॉल्यूम इसके 1 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करके इसके 2 वॉल्यूम फॉर्म करेगा। कोई डाउट है क्या? समझ आया? अब ऐसे ही आप देखो इस रिएक्शन में, अब आप बोलोगे मेरे साथ साथ, अभी लिखो मत, एक बार समझो। ये रिएक्शन सबसे पहले ये देखना भाई, बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए। बैलेंस रिएक्शन के बिना बात नहीं करेंगे कभी भी केमिस्ट्री में बैलेंस रिएक्शन के बिना बात नहीं करेंगे। एक जगह काम चल सकता है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस में, वो मैं आपको सिखाऊंगा मोल कॉन्सेप्ट में ही आगे। ठीक, वहां पे मैं आपको सिखाऊंगा, उसमें बिना बैलेंस केमिकल रिएक्शन के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बट वैसे आप मोल कॉन्सेप्ट हो या कोई और चैप्टर हो, बैलेंस केमिकल रिएक्शन ही सॉल्व करेंगे। समझ आया कि नहीं? तो इसमें देखो, यहां पे क्या बोलोगे, बोलो भाई आप खुद, 1 वॉल्यूम ऑफ N2 रिएक्ट विद 3 वॉल्यूम ऑफ H2 टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ NH3। या क्या बोल सकते हो, 1 लीटर N2 रिएक्ट विद 3 लीटर H2 टू फॉर्म 2 लीटर NH3। या आप क्या बोल सकते हो, ये मत बोल देना 1 + 3 4 आएगा, जैसे में 1 + 1 2 आ रहा था। नहीं, जो मोल्स का रेशो है वही वॉल्यूम का रेशो आएगा, बिकॉज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। समझे कि नहीं समझे अभिजीत? इजी है ना?
अब नेक्स्ट देखो, यहां पे आप बोल सकते हो 1 ml N2 रिएक्ट विद 3 ml H2 टू फॉर्म 2 ml NH3, या आप यहां पे बोल दो 22.4 लीटर, 1 मोल की वॉल्यूम है, 1 मोल N2 का रिएक्ट कर रहा है 3 मोल H2 के साथ, यानी 3 इंटू 22.4 लीटर H2 के साथ, और क्या फॉर्म कर रहा है 2 मोल ऑफ NH3, यानी 2 इंटू 22.4 लीटर NH3 एट STP, ऐसा बोल सकते हैं ना। अगर STP भी बोलोगे आप, यही तो बोलोगे, तो अभी तो रेशो क्या आया 1:3:2 आ रहा है, कैसे भी लिख लो यार, रेशो वही आएगा। तो जैसे आप है ना मोल्स के लिए बोलते हो ना किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में, तो गैसियस केमिकल रिएक्शन में आप सीधा मोल्स का रेशो वॉल्यूम का रेशो बोल सकते हैं, बिकॉज कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या होता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। बट ध्यान रखना ये नहीं कि प्रेशर टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, वो फिक्स होगा तभी, समझे। इसको लिखो फिर आगे बढ़ेंगे, और ये जरूर लिख लेना गैसियस रिएक्शन के लिए और कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात की जाएगी, लिखो जल्दी से, इजी है ना। करो भाई नोट। आप लोग लाइफ में डॉक्टर बनो या ना बनो, मैं आपको अच्छे इंसान बनाऊंगा और मैं आपको ऐसे इंसान बना दूंगा आप कहीं भी सरवाइव कर सकते हो। आप लाइफ में कुछ ना कुछ तो करोगे, और छोटा नहीं बड़ा करोगे। तो हर डर को खत्म कर दो, डरना है ही नहीं, किसी भी चीज से नहीं डरना। अरे हमें इंसान बनाया भगवान ने, हमें इतना अच्छा ब्रेन दिया, हम क्यों डरे भाई, सारी दुनिया हमारे से डरेगी, ठीक है ना। डरना नहीं है, आगे बढ़ना है, ठीक। नेक्स्ट देखो फिर, ये नोट कर लिया। और मोल कॉन्सेप्ट तो ऐसा चैप्टर है, इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, ये अगर आपने सीख लिया ना, इसके बाद की केमिस्ट्री तो अपना बाएं हाथ का खेल है। इसमें क्या है, एक तो पहला चैप्टर हो गया, फिर मेडिकल स्टूडेंट्स को कैलकुलेशन थोड़ी सी, क्यों शेखर थोड़ा सा बस ये सीख लो आप, इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर दो, आगे मैं देख लूंगा, ठीक। नेक्स्ट देखो भाई, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, अवोगाद्रोस लॉ। ये क्या कहता है भाई, कोई बताएगा। अवोगाद्रोस लॉ, according to this law, equal volume of all gases at same temperature and pressure contains equal number of molecules। बोलो भाई, को डाउट है क्या, समझ आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया, आपने डेफिनेशन लिखी। According to Avogadro's law, equal volume of all gases at same temperature and pressure contains equal number of molecules। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या है भाई, PV इक्वल टू एनआरटी आपने पढ़ा। अब सब गैसेज के लिए क्या कर दिया, प्रेशर और टेम्परेचर सेम कर दिया, यानी ये तो सब गैसेज के लिए कांस्टेंट हो गया ना, और आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। फिर आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं आप गैसेज के लिए, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स डिवाइड बाई अवोगाद्रो नंबर। तो यहां से आप लिख सकते हो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल N, नहीं समझ में आया। और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स के, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, तो क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर गैसेस का इक्वल वॉल्यूम दिया तो उनमें मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे, ध्यान देना है, इक्वल मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं, ये दे दिया भाई H2 दे दिया, CO2 दे दिया, SO3 दे दिया, ठीक। अब इसका मान लीजिए 1 मोल दिया है, इसका 1 मोल है, और इसका भी 1 मोल है, तो आप मुझे बताओ इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, N, इसमें भी N। नहीं, इससे पहले एक सेकंड, एक काम करो ना भाई, मोल्स की बात ही मत करो, वॉल्यूम की बात करनी है ना। मान लीजिए इसका वॉल्यूम दे दिया आपको 1V, इसका भी 1V, या ऐसे लिख लो यार, V वॉल्यूम दे दिया इनका, V वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है सबके लिए, सेम है यानी, ठीक। तो अब इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, N, तो इसमें भी कितने होंगे, N, और इसमें भी कितने होंगे, ये मॉलिक्यूल्स सेम हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये कहां से आया? क्योंकि अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो गया तो वॉल्यूम सेम होगा, नंबर ऑफ मोल सेम होंगे, और नंबर ऑफ मोल सेम होंगे तो मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। लेकिन ये मॉलिक्यूल्स के लिए है, एटम मत बोल देना। एटम इसमें आएंगे 2n, इसमें आएंगे 3n, इसमें आएंगे 4n। एग्जामिनर मिस्टेक पता क्या कराएगा? एग्जामिनर कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर देगा, बोल देगा भाई इक्वल वॉल्यूम ऑफ H2CO2 एंड SO3 कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सही है क्या? नहीं, एटम सेम नहीं है, मॉलिक्यूल सेम है। असर्शन हो गया। रीजन में पता क्या लिखेगा? अवगाद्रोस लॉ की डेफिनेशन लिख देगा एचडी। तो ये तो सही है ना डेफिनेशन। तो असर्शन इनकरेक्ट हो गया, रीजन करेक्ट हो गया, आंसर सी चला जाएगा या डी चला जाएगा, जो भी आएगा। ठीक, आजकल एग्जामिनर उनको क्या कर देता है? चेंज भी कर देता है। ठीक हो जाएगा भाई ऐसे। अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद अब एक आती है एटोमिसिटी। सुना आपने? एटोमिसिटी क्या होती है? एटोमिसिटी इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है भाई। तो आप देखो, जैसे हमारा हीलियम है, हीलियम की एटोमिसिटी कितनी होगी? 1, क्योंकि एक ही एटम है। H2 की कितनी होगी? O2 की कितनी होगी? बोलना जल्दी से। 2, N2 की, O3 की, CO2 की, और SO3 की, 4, CH4 की। ऐसे कर सकते हैं ना आप? यार नंबर ऑफ एटम बताने हैं, लिखो तो लिख लो, नहीं तो लिखो ही मत, क्योंकि जो चीज आती है उसको बार बार लिखने से भी ना टाइम वेस्ट, और फिर रिवीजन में भी टाइम लगता है, बोरिंग भी लगता है कई बार। ठीक, समझ आया भाई? इतना आगे बढ़ जाऊं सीधा। अब नेक्स्ट टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके आगे एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने में काम आएगा, वेपर डेंसिटी। बट उससे पहले एक छोटी सी हेडिंग लिखनी है आपको, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का क्या मतलब होता है भाई? अरे रिलेटिव डेंसिटी, अरे एक गैस की डेंसिटी दूसरे गैस के रिस्पेक्ट में, जैसे डेंसिटी, हाँ रेफरेंस में, वेरी गुड, डेंसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ बी गैस, ये हो गई रिलेटिव डेंसिटी। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट आती है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या होती है भाई? जब किसी भी गैस की डेंसिटी को आप हाइड्रोजन गैस के कंपैरिजन में डिफाइन करते हैं, हाइड्रोजन गैस के रेफरेंस में डिफाइन करते हैं, दैट इज नोन एज वेपर डेंसिटी ऑफ दैट गैस। बोलो कोई डाउट है क्या? तो हम लिख सकते हैं वेपर डेंसिटी VD इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ए गैस, एट, अच्छा ये ध्यान रखना है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक, विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। लेकिन ध्यान क्या रखना है, जब भी बात करोगे सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। बोलो भाई कोई डाउट है क्या? अब देखो, ये समझ में आया? अभी मत लिखो, एक साथ लिख लेना, बस समझ लो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट छोटा सा है और एग्जाम में यूज होता है। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आए या ना आए, इसकी एप्लीकेशन जरूर आती है। ठीक, तो यहां पे जो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन होती है वो आपकी आती है 0.00089 ग्राम पर ml, यही होती है डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन है ये। तो आप लिख सकते हो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁵ ग्राम पर ml। बोलो कोई डाउट है क्या? ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस लिख लेना एक बार। ठीक, बॉक्स में भी बंद मत करो, नहीं तो आदत हो जाती है बॉक्स में जो बंद है वो याद करना है, ऐसा ही ना? बोलो। अब इसके बाद लिखो मत पायल। अब यहां पे देखना भाई, हम लिखेंगे वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, क्या होगा? डेंसिटी ऑफ गैस आपने लिखा है, लिख देता हूं दोबारा, डेंसिटी ऑफ ए गैस डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, यही लिखा हमने। अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा? डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, तो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे आप बात कर रहे हैं, यहां पे जो बात हो रही है सेम टेम्परेचर प्रेशर पे, है ना? तो सेम टेम्परेचर प्रेशर पे बात करोगे, अगर मैं वॉल्यूम भी इक्वल ले लूं तो क्या हो जाएगा? तो आप लिखेंगे वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, भाई डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम ना,
मास ऑफ ए गैस हैविंग वॉल्यूम V लिख दिया मान लीजिए, और मान लीजिए हम क्या करते हैं, वॉल्यूम भी क्या लेते हैं हाइड्रोजन की भी सेम, मास ऑफ H2 गैस हैविंग वॉल्यूम V। अब एक बात बताओ, आप ये टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या कर रहे हो, सेम ले रहे हो, तो एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर अकॉर्डिंग टू अवोगाद्रोस लॉ। अभी आपने क्या पढ़ा भाई, बोलो जल्दी से जल्दी, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन, बोलो, इक्वल नंबर ऑफ, यही पढ़ा ना आपने, बोलो इसमें कोई डाउट है क्या, समझ आया कि नहीं आया। अब यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं भाई, यहां पे ये मास जो आएगा, दोनों का वॉल्यूम सेम है तो मास कितना आएगा, दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो जाएंगे। मान लीजिए n गैस मॉलिक्यूल, जो गैस आप लिख रहे हैं उसमें भी n मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन में भी n मॉलिक्यूल है, तो आप क्या लिख दोगे, वॉल्यूम सेम हो गया, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू n मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस डिवाइड बाय मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। अब क्या लिख सकते हो, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू n इंटू मोलिकुलर मास। भाई एक मॉलिक्यूल का मास को n से मल्टीप्लाई कर दो, n मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा, n इंटू मोलिकुलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाई n इंटू मोलिकुलर मास ऑफ H2 गैस। ठीक है भाई, अब देखो n से n कैंसिल हो जाएगा और हमारी जो गैस उसका मोलर मास, मोलिकुलर मास मान लीजिए m है, ठीक, m ही लिखते हो कैपिटल M से, और हाइड्रोजन का कितना है 2, तो आंसर क्या आएगा भाई, बोलो जल्दी से, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या आ गया, मोलर मास m/2। यहां पे आप लिखेंगे मोलिकुलर मास ऑफ गैस। यही याद करते हैं या नहीं करते आप, तो डेरिवेशन समझ में आया, तो ये तो याद होना ही होना चाहिए, डेरिवेशन लिखना चाहो तो लिख लो, ये और ये ध्यान में रखना, बस ये और ये, वो लिखो तो लिखो, नहीं तो कोई जरूरत भी नहीं है, वो तो डेरिवेशन है ना। आप तो एक तो ये और एक ये फॉर्मूला, ये जरूर लिख लो, ठीक है, लिखो भाई जल्दी से, क्वेश्चंस करें, नेक्स्ट लिखो फिर, इफ, क्वेश्चन लिखो भाई, इफ वेपर डेंसिटी ऑफ एन अननोन गैस is 14, then unknown gas is, देखो भाई कितना टफ क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया। पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है CO2, थर्ड है N2O, फोर्थ है बोथ 2 and 3। क्या करेंगे, अरे यार वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, अरे कितना है 14, तो मोलर मास इज इक्वल टू कितना आ गया यहां से 28। किसका होता है, अरे कुछ गलती कर दी क्या मैंने, एक काम कर लो यहां पे ना, तो 14 लिख दिया क्या मैंने, 22 लिख लो यार, क्योंकि आंसर नहीं आएगा, मैंने आंसर तो ये वाले बना दिए, 22 लिख लो, या 14 लिख रहे हो तो ऑप्शन चेंज कर देता हूं। अब तो आ गया होगा 44, किस किस का आएगा, CO2 एंड N2 होगा, ये आ गया, तो आंसर इज 4। कोई डाउट तो नहीं ना इसमें, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है यार। नेक्स्ट देखो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डेंसिटी ऑफ ए गैस इज 3.6 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम पर ml, ठीक, then that gas will be, और इस बार ना इसने ब्रैकेट में साथ में लिख के दे दिया आपको, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर -5 ग्राम पर ml, ठीक, और फर्स्ट ऑप्शन दे दिया SO2, सेकंड दिया है भाई CO2, थर्ड आपको दिया है CH4,
एंड फोर्थ इज, क्या लिख दिया, फोर्थ लिख दिया SO3। बताओ क्या आएगा। पहले क्या करेंगे, वेपर डेंसिटी फाइंड आउट कर लो। वेपर डेंसिटी जो आएगी दैट इज इक्वल टू मोलर मास बाई 2। SO3 आ गया, किस किस का आ गया, समझ आया बाकी को। देखो एक बार इधर देखो, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या करोगे, रिलेटिव डेंसिटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन, हाइड्रोजन के रेफरेंस में। देखो अरे वेपर डेंसिटी एक्चुअल में क्या है, स्पेशल केस ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ना। तो इसमें क्या करोगे, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 9 इंटू 10 की पावर -5। तो 0.4 पे जाएगा और ये ऊपर 100 हो जाएगा। 0.4 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा। और वेपर डेंसिटी मोलर मास बाई 2 इज इक्वल टू 40, दैट इज 80 आया कि नहीं आया। तो किस किस का आंसर आ गया भाई, ये आ गया, वेरी गुड। अच्छा आपको अगर बोल दे इफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए गैस विद रिस्पेक्ट टू methane is 16 is 4, then gas is, क्या करना है भाई बोलो, then gas is, क्या बोला मैंने, रिलेटिव डेंसिटी 4 हो गई, ठीक, किसके कंपैरिजन में, मीथेन गैस के कंपैरिजन में, then gas is। फर्स्ट ऑप्शन आपका है CO, दूसरा है N2, थर्ड है SO2 एंड फोर्थ इज बोथ 1 and 2। बिल्कुल इजी है SO2 आ गया, वेरी इजी। अरे देखो आपने क्या किया था, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन, यही तो किया था। तो अब देखो वेपर डेंसिटी कितना दिया है, अच्छा वहां पे हाइड्रोजन किया था, यहां पे किसके रिस्पेक्ट में है, मेथेन के रिस्पेक्ट में। मेथेन का मोलर मास कितना होगा, 16 हो जाएगा, ठीक। और रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है, ये रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी यहां पे। तो अब ऐसा कर दोगे, वेपर डेंसिटी स्पेशल केस है ना। अरे वेपर डेंसिटी का आप हाइड्रोजन के रेफरेंस में दे रहे हो, ठीक, और यहां पे रिलेटिव डेंसिटी उसने बोल दिया मेथेन के रेफरेंस में। तो जहां पे हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास लिख रहे थे वहां पे मेथेन का आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये कितना दिया है भाई, ये आपको दिया है साथ में, यहां पे कितना दिया है, 4 दिया क्या, तो 4 दिया, तो मोलर मास इज इक्वल टू 64। कौन सी गैस का आया, वेरी इजी, कर सकते हैं भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट टॉपिक इजी है ना बिल्कुल। अब नेक्स्ट लिखो भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। परसेंट कंपोजिशन, परसेंट कंपोजिशन तो कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई, परसेंटेज, भाई परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू क्या लिखते हो, मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड डिवाइड बाई, भाई जिस भी एलिमेंट का आपको परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करना ना, उसका मास डिवाइड बाई मास ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ दैट कंपाउंड इनटू में 100 आ गया परसेंट कंपोजिशन। अरे जैसे परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं भाई, नहीं समझ में आया क्या, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये मैंने दे दिया CaCO3। CaCO3 में क्या करना है, आपको सभी एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, मैं आपको बोल दूंगा भाई, यहां पे कैल्शियम का फाइंड आउट करना, कितना आएगा, कैल्शियम का मास कितना, इसमें एक ही कैल्शियम एटम है, 40 होता है कैल्शियम का एक एटम का, डिवाइड बाय टोटल कैल्शियम का कितना है 100, 40 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 कितना आया 40%। सिमिलरली कार्बन का बताओ जल्दी से, 12 बाई 100 इंटू 100 कर दोगे ना, अरे कार्बन का एक ही एटम है तो 12% कार्बन होगा इसमें। ऐसे ही ऑक्सीजन का आपसे पूछ लिया जाए तो ऑक्सीजन का एक एटम है 16 होता है, इसमें 3 एटम है तो 3 का 48 होगा डिवाइड बाई 100 इंटू 100 है। अगर देखो आपको पता क्या बोला जाएगा, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट, ठीक है, तो ऑक्सीजन एलिमेंट की परसेंटेज कितनी, चाहे किसी भी फॉर्म में हो वो, तो ऑक्सीजन का टोटल मास, ऑक्सीजन लिखा रहे, O2 लेंगे, ओजोन नहीं लेंगे, ठीक, O2 लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन अगर आपको नॉर्मल लिख के देखा ना, कैसे एग्जिस्ट करता है ऑक्सीजन नेचर में, O2 में ना ऑक्सीजन गैस लिख दे या सिंपल ऑक्सीजन लिख दे, तब आपको क्या लिखना है, O2 लिखना है। कभी अगर क्वेश्चन में, जैसे पहले का, आज का टॉपिक नहीं है, पहले की बात कर रहा है,
ये क्वेश्चंस के लिए पूछ रहा है ना। तो ऑक्सीजन एटम जब तक ना लिखा दे, एटॉमिक सैंपल ना लिख के दे, तब तक ऑक्सीजन एटम नहीं, तब आप मानेंगे ऑक्सीजन गैस O2। ठीक, समझ आया कि नहीं आप? नेक्स्ट देखो भैया एक क्वेश्चन और, फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन फॉलोइंग। ठीक है भाई, पहला दे दिया ग्लूकोज, दूसरा दे दिया यूरिया, तीसरा है इथेनॉल एंड फोर्थ वन इज एसिटिक एसिड। कर लेंगे क्या? बिल्कुल आसान है भाई, एक एग्जांपल बता दो, मैं वो करवा देता हूं आपको। C6H12O6 है ग्लूकोज का फॉर्मूला, यूरिया का होता है NH2CO NH2, इथेनॉल का है C2H5OH और एसिटिक एसिड का CH3COOH। एक कंपाउंड का करा देता हूं, कौन सा कराऊं? यूरिया करवा दूं। देखो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, कितने नाइट्रोजन है भाई? 2, तो 2 का कितना होता है 28 डिवाइड बाई टोटल मास कितना होता है यूरिया का 60 इंटू में 100। सोल्व भी करूंगा या खुद कर लेंगे? इतना परसेंट आ जाएगा। सिमिलरली यहां पे आपको परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बतानी है इन यूरिया, कितने हैं यूरिया के हाइड्रोजन के एटम? 4 डिवाइड बाई 60 इंटू मल्टीप्लाई बाई 100, इतना परसेंट आ जाएगा। परसेंटेज ऑफ कार्बन बताना भाई यूरिया में, क्या करोगे? 12 डिवाइड बाई 60 इंटू 100। और ऐसे ही आपसे क्या पूछा जाए ऑक्सीजन के लिए, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? कितना, कितने ऑक्सीजन? एक ही है क्या? 16 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 100, ये परसेंटेज है ना। इजी क्वेश्चन, बाकी का आपका 4 घर पे लिख के देख लेना। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, बिकॉज आपकी एनसीईआरटी में है ये चीजें सारी। ठीक, इजी है, बट लिख लो, लिखना तो। नेक्स्ट देखो अभी क्वेश्चन लिखो, इफ 3.4% सल्फर इज प्रेजेंट इन इंसुलिन, देन फाइंड मिनिमम मोलिकुलर वेट ऑफ इंसुलिन। ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक, हिंट दे देता हूं, सोल्व खुद कर लेना। देखो हिंट क्या है, वो बोल रहा है कि इंसुलिन के एक मोलिक्यूल में, इंसुलिन में 3.4% सल्फर प्रेजेंट है, तो आप मिनिमम मोलिकुलर वेट बताओ। एक बात बताओ भाई, मिनिमम मोलिकुलर वेट कब होगा? जब सल्फर के मिनिमम एटम होंगे। तो मिनिमम एटम कितने हो सकते हैं सल्फर के? भाई एक ही तो होगा, या उससे भी कम हो सकता है क्या एटम? भाई आधा एटम देखा आपने कभी किसी कंपाउंड में? भाई सल्फर का कम से कम एक एटम प्रेजेंट हो, तो आप पता क्या करेंगे? अब देखो सल्फर का एक एटम लिख देना, उसमें कितना होना चाहिए उसका मास? 32, यानी सल्फर का 32 होना चाहिए। ये क्या बोल रहा है? 3.4% सल्फर है, यानी आप बोलेंगे 3.4% प्रेजेंट है 100 में, 1% होगा 100 बाई 3.4 और 32% होगा, यानी एक एटम प्रेजेंट होगा 100 बाई 3.4 इंटू 32। आ जाएगा आंसर। कर सकते हो आप, ट्राई करो, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। नेक्स्ट है भाई, इफ लिखने की बजाय ऐसा लिख लो, मोलिकुलर वेट ऑफ कैफीन इज 194 if percentage of nitrogen in caffeine is, कैफीन की स्पेलिंग देख लेना, कैफीन की स्पेलिंग सही लिख रहा हूं क्या मैं? देख के लिख देता हूं, ठीक है ना? is 28.9% बाई मास, देन अच्छा ये भी बाई मास है ना, लिखना चाहो लिख सकते हो कहीं पे, इन इंसुलिन बाई मास, यहां पे लिख लो ऐसे। ठीक, तो इसमें लिखा if percentage of nitrogen in caffeine is 28.9% by mass, then number of atoms of nitrogen present in caffeine is, क्या आएगा भाई? पहला ऑप्शन दे दिया
2, सेकंड ऑप्शन दे दिया 3, थर्ड दे दिया 4 और फोर्थ दे दिया 5। करें भाई सोल्व, बोलो कोई डाउट है क्या इसमें? इसका आएगा 941। 941 ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले आप ये लिख लो भाई, मिनिमम मोलिकुलर वेट फाइंड आउट करना है। क्या है इसका मतलब? एटलीस्ट वन एटम ऑफ सल्फर शुड बी प्रेजेंट। यही तो होगा भाई, मिनिमम वेट तभी तो आएगा, मिनिमम मोलिकुलर वेट तभी तो होगा तब जब सल्फर का कम से कम एटम प्रेजेंट होंगे। और कम से कम कितना हो सकता है? एक से कम थोड़ा हो सकता है। तो अब आप क्या लिखेंगे? यहां से लिखो 3.4% सल्फर है ना, आप लिखेंगे 3.4 यूनिफाइड मास ऑफ सल्फर इज प्रेजेंट इन क्या भाई? 100 यूनिट ऑफ इंसुलिन, 100 यूनिफाइड मास ऑफ इंसुलिन, यही लिख देंगे। अब नेक्स्ट लिखो 1 यूनिफाइड मास ऑफ सल्फर इज प्रेजेंट इन 100 डिवाइड बाई 3.4। और अगर आपको 32 फाइंड आउट करना, यानी एक एटम का मास कितना होगा? 32 यूनिट, 32 यूनिफाइड या 32 एएमयू बोल सकते हो। तो 100 डिवाइड बाई 3.4 इंटू 32, इसको अगर आप सोल्व करेंगे लिख सकते हैं, ये आपका आ जाएगा, ये 0.1 है, इसको ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो गया 32,000 डिवाइड बाई 34। सोल्व करके देखना 941 यूनिफाइड मास आएगा, यानी एएमयू आएगा। ऐसे कैलकुलेशन को ये तो करना पड़ेगा। देखो या तो इसमें बहुत डिफरेंस मिलेगा आपको, जैसे ये लिख दिया 700 लिख दिया, या 1200 लिख दिया, 800 लिख दिया, उस केस में तो आप क्या बोल देंगे भाई, ये देखो 320 है, उसको 34 से डिवाइड करोगे, 34 10 सा कितना होता है? 340 ना, तो उसे एक कमी 9 पे ही जाएगा, यानी 9 और 10 के बीच में आएगा। तो आप देख लो 900 और 1000 के बीच में आंसर आएगा, ऐसे करना होगा। ठीक है ना, समझ गए? नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन, इफ मोलिकुलर वेट ऑफ कैफीन इज 194, if percentage of nitrogen in caffeine is 28.9% by mass, then number of atoms of nitrogen atom present in caffeine is, भाई सिंपल है, नाइट्रोजन का मास फाइंड आउट कर दो। एक्चुअली पता क्या दिया गया है, ये आपका परसेंट नाइट्रोजन दे दिया, कितना आएगा भाई? मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाई क्या करोगे भाई? टोटल मास कितना है? 194 इक्वल टू कितना आएगा? कितना देर का परसेंट नाइट्रोजन? 28.9। तो टोटल मास ऑफ नाइट्रोजन कितना आ गया? टोटल मास ऑफ नाइट्रोजन कैफीन में कितना आया भाई? 28.9 मल्टीप्लाई बाई 194। और ये परसेंट है ना, इसको 100 भी लिखना साथ में, डिवाइड बाई 100। ठीक, अच्छा यहां पे परसेंट लिखा आपने, देखो ये तो परसेंट है, ठीक, लेकिन जब परसेंट में थोड़ा सोल्व करोगे उसको क्या लिखोगे? डिवाइड बाई 100। ये आंसर आ गया। अब ये तो नाइट्रोजन का टोटल मास है ना, नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है? 14। तो टोटल मास को अगर 14 से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम आएंगे कि नहीं आएंगे? तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन कैफीन कितना आएगा भाई? आप लिखोगे 28.9 मल्टीप्लाई बाई 194 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 14। इसको सोल्व करके देखो किस पे जाएगा है? ये देखो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 2 पॉइंट मैं बताऊं कितना आएगा? 2.6 पक्का, 2.6। और इसको ना 194 से मल्टीप्लाई करो तो ये 400 समथिंग आएगा। तो अप्रोक्स अगर 400 समथिंग को आप डिवाइड करोगे तो अप्रोक्स 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो 4.2 4.3 एटम ऐसे तो हम लिखेंगे ना, क्या बोलेंगे? या तो 4 एटम या 5 हो, तो ये 5 तक तो जाएगा नहीं। जैसे 420 आ गया, 410 आ गया, इतना आंसर आएगा, डिवाइड बाई 100 कर दो, 4.1 4.2 ऐसा आ जाएगा। तो 4 एटम आप बोल देंगे। तो आंसर क्या आया भाई? थर्ड। कोई डाउट है क्या? दोबारा एक्सप्लेन करूं? वेरी गुड, सुनो मेरी बात। उसने पता क्या बोला? कैफीन का टोटल मास, सुनो भाई ध्यान से सुनो सारे, कैफीन का मास कितना टोटल? 194। उसमें नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 28.9%। तो आप परसेंटेज नाइट्रोजन कैसे फाइंड आउट करते हैं? मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय टोटल मास, तो वही फाइंड आउट करते हैं। तो मास ऑफ नाइट्रोजन हमें पता नहीं है, कैफीन का मास पता है,
तो ये डिवाइड कर दिया और परसेंटेज उसने दे रखी है, ठीक। और परसेंटेज को सोल्व करते जब 100 से डिवाइड कर देते ना, तो ये लिख दिया 28.9/100 और ये उधर गया, मास ऑफ नाइट्रोजन आ गया, टोटल मास का आ गया नाइट्रोजन का कैफीन में। अब नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है? 14। तो इस मास को अगर 14 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो भाई, कोई डाउट? लिखो जल्दी से। नेक्स्ट है भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। इट रिप्रेजेंट एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, लिख लो साथ के साथ, इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है भाई। जबकि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या करता है? इंपेरिकल फॉर्मूला ये क्या करेगा भाई? इट रिप्रेजेंट रेशियो ऑफ, सिंपल रेशियो लिख लो, सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। बोलो, कोई डाउट है क्या? समझ आया भाई? ठीक। अब देखो, लिखूं क्या पूरा पूरा जैसे आप लिखते हो? इट रिप्रेजेंट सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। अब इसको ना एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे डेफिनेशन से मत समझा करो। एग्जाम्पल जितने समझोगे उतना ही ज्यादा फायदा रहेगा। जैसे मैंने लिख दिया यहां पे भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मैं इस साइड लिख रहा हूं और इस साइड लिख रहा हूं इंपेरिकल फॉर्मूला। जैसे C3H6 है, ठीक। तो ये तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स हो गए ना भाई, 3 कार्बन के हैं और आपके C2H6 लिख लो पहले, 2 कार्बन के हैं और 6 आपके हाइड्रोजन के हैं, ठीक। ये तो एग्जैक्ट हो गए। अब सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगा इनका? कार्बन का 1 और हाइड्रोजन के 3। ये हो गया इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। सिमिलरली आप यहां पे लिख दो C2H4, इसका क्या आएगा? CH2। C4H8 ये लिख दो, इसका क्या आएगा? CH2। ऐसे ही अब ध्यान से सुनना मेरी बात। आपने लिख दिया CH3COOH, देखो 2 कार्बन, 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, तो ये तो एग्जैक्ट फॉर्मूला इसका। इसको आप C2H4 O2 भी लिख सकते हैं। तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आएगा? CH2O, बिकॉज 2 कार्बन के, 4 हाइड्रोजन के और 2 ऑक्सीजन के एटम, तो रेशियो क्या आएगा? 1:2:1, यही आएगा। अब ऐसे ही मैं लिखता हूं ग्लूकोज C6H12O6। बताओ भाई शेखर, क्या रेशियो आएगा इसका? कार्बन का 1, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, यही आएगा ना। ये इंपेरिकल फॉर्मूला। देखो इंपेरिकल फॉर्मूला एसिटिक एसिड और ग्लूकोज का सेम है। इंपेरिकल फॉर्मूला हो सकता है सेम, क्योंकि वो सिंपलेस्ट रेशियो बता रहा ना, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं हो सकता, ठीक। अब आपको क्या करना है? अगर इंपेरिकल फॉर्मूला गिवन हो तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला करेंगे कि नहीं करेंगे? जैसे भाई ग्लूकोज का ये वाला है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। ये आपका इंपेरिकल फॉर्मूला, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? एसिडिक एसिड का आ जाएगा। तो वो ये क्या है? n है। अब n कैसे आएगा? n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाई क्या आएगा भाई? बोलो, है इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास गिवन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास गिवन है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करके उसका मास फाइंड आउट कर लो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास को इंपेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर दो, n आ जाएगा। और इंपेरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बार कॉपी पेन रख दो। अब स्टेप्स क्या है? स्टेप्स टू फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है भाई। जैसे मान लीजिए आपको यहां पे एग्जांपल दे दिया जाए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये बोल दिया कि कार्बन का 40% है एक कंपाउंड में, और हाइड्रोजन का 7% है, और ऑक्सीजन का आप अपने आप अंडरस्टूड 100 में से माइनस कर दो, कितना आएगा? 53% है। और पता क्या बोल दिया भाई? यहां पे अगर इस कंपाउंड की वेपर डेंसिटी कितना है? वेपर डेंसिटी अगर 30 है
देन फाइंड इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। अब स्टेप्स क्या होंगे? पहला स्टेप 1 ये कहता है कि भाई जो परसेंटेज आपको गिवन है एलिमेंट्स की, उनको एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। क्या कर दो? एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। क्या आएगा? 40 डिवाइड बाई 12। इसका कितना आएगा? 7 डिवाइड बाई 1, 53 डिवाइड बाई 16। तो परसेंटेज को, एलिमेंट्स की परसेंटेज को उनके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया। अब वैल्यू फाइंड आउट करो। इसका आएगा 12 3 जा 36, तो कितना बचेगा? 4। फिर ये किस पे जाएगा? 12 3 जा पे जाएगा। 12 3 जा, फिर 36, फिर 12 3 जा 36, ऐसे ही जाएगा। अब ये 7 बाई 1 7 आ जाएगा। और ये कितना आएगा? 16 3 जा 48, बचा कितना? 5। फिर ये जाएगा 16 3 जा पे, फिर 16 3 जा पे। ठीक, अब आपको क्या करना है? अब इनका ना एक सिंपलेस्ट रेशो में लेके आओ इसको। सिंपलेस्ट रेशो में लाने का मेथड क्या होता है भाई? एक सेम वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू यही है तीनों में, तो इससे डिवाइड करो। ठीक, तो आप क्या करोगे? 3.33 डिवाइड बाई 3.33, और ये 7 बाई 3.33, और ये 3.33 डिवाइड बाई 3.33। अब दो तो आ गए सिंपल, आपका 1 आ गया दोनों में। तो बोलो कोई डाउट है क्या? इसमें तो 1 और 1 आ गया आराम से। इसमें क्या आएगा? 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप इसको भी क्या मान लेंगे पता है भाई? 2 पॉइंट समथिंग अप्रोक्स 2 ही मान लो यार इसको। 1 2 1 ऐसे मान लेना। समझे कि नहीं समझे? कोई डाउट है क्या? तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया भाई? CH2O। और इसका मास कितना होगा? 30। और यहां पे वेपर डेंसिटी 30 है, तो m/2 इक्वल टू 30, दैट इज मोलर मास कितना आया? 60। n कितना आएगा? 60/32। मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, यानी आप बोल सकते हैं C2H4O2 आया। कोई डाउट है क्या? कर लेंगे भाई, इसको लिखो जल्दी से, फिर आगे बढ़े। करें नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन लिखो। ए हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 85.7% carbon, then find its molecular formula, if vapor density of hydrocarbon is कितना भाई? 42। कर देंगे भाई फाइंड आउट? तो करो जल्दी से, बिल्कुल इजी है, वैसे ही सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और तब तक मैं लिख देता हूं, सॉल्व करो तब तक आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं, ए हाइड्रोकार्बन कंटेन 80% carbon, then find its molecular formula if vapor density is given। आ गया क्या? मोलिकुलर फॉर्मूला बताओ भाई। इज गिवन 15। देखो भाई, आ ही गया आई थिंक सबका। देखो सिंपल है, इधर देखो, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन मतलब उसमें क्या होगा? हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक, तो कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कार्बन की परसेंटेज कितना है भाई? 85.7%, और हाइड्रोजन की 100 में से माइनस कर दो, कितना आ गया? 14.3%। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था भाई? इसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, तो 12 से कार्बन में डिवाइड करोगे और हाइड्रोजन में 1 से। अब देखो, फिर इसके बाद आपने सोल्व किया इसको, यह आएगा 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और ये क्या आएगा आपका? 14 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक, इसको कैंसिल करोगे, क्या आएगा? 1:2 आया कि नहीं आया? तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हुआ जल्दी से बता दो? CH2 हुआ कि नहीं हुआ? और इसका मास कितना है? अरे 14, और वेपर डेंसिटी 42 है, तो मोलर मास क्या आएगा भाई? 42 इंटू 2 दैट इज 84। तो n कितना आ जाएगा? 84 डिवाइड बाई 14 दैट इज इक्वल टू 6। तो आप बोल देंगे C6H14, यानी क्या है? हेक्सेन है। हेक्सेन है, समझे कि नहीं समझे? अच्छा, ऐसे ना एग्जाम में क्वेश्चन ऑप्शन भी मिलेंगे आपको, हेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन है, या वहां पे ध्यान से चेक करना,
कई बार बच्चे मिस्टेक करते हैं इसमें, तो ऑप्शन तो देने की जरूरत नहीं है ना, समझ रहे हो ना। वो आप जब ऑर्गेनिक सीख जाओगे ना, सबके फॉर्मूले याद हो जाएंगे किसका क्या आएगा। अभी तो आप बस फाइंड आउट करना सीख लो। ठीक, नेक्स्ट ये दे दिया, ये हाइड्रोकार्बन कंटेन 80% कार्बन, देन फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इफ वेपर डेंसिटी इज गिवन 15। ये भी आ गया होगा भाई, कार्बन और हाइड्रोजन। इसका कार्बन 80 है तो हाइड्रोजन कितना होगा 20%। तो क्या करोगे 80/12 किया होगा और 20/1 करोगे, तो इसको डिवाइड करो 80 से, 80 को 12 से डिवाइड करो, 6 पॉइंट बचेगा, फिर 8 6.66 आएगा बार बार, और ये आएगा आपका 20। तो अगर आप इसको 6.66 से डिवाइड कर दोगे, ये डिवाइड कर दिया, कितना आएगा, ये 1 आ जाएगा और ये आएगा आपका 3। तो 1:3 आ गया। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, CH3। मास कितना हो जाएगा इसका 15 हो जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला मास। और वेपर डेंसिटी मोलर मास बाई 2 इक्वल टू कितना 15, मोलर मास 30, एन कितना आ गया 30/15 इज इक्वल टू 2। यानी आपका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा CH6। बोलो भाई कोई डाउट है क्या, ये आंसर आ गया। कर सकते हैं, लिखो जल्दी से। 2 एक क्वेश्चन और करा दूं। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन ही लिखना है। ए कंपाउंड कंटेन 50% of each elements A and B, then find simplest formula of compound if atomic mass of A and B are 30 and 40 respectively। ठीक है भाई, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं यहां पे। A compound contain 40 and 60% of each element X and Y respectively, then find simplest formula of compound if atomic mass of X and Y are, बोलो भाई कितना लें 20 and 30 रिस्पेक्टिव। ठीक है भाई, कर लेंगे ऐसे 20 and 30 ले या कुछ और ले लें। लो एक क्वेश्चन कराया हुआ पहले मैं देख लेता हूं, सेम आ जाता है, सेम आएगा क्या, तो फिर उल्टा कर दो 30 and 20 कर दो, अब अलग आ जाएगा। सेम रेशियो मत आने दो, थोड़ा सा तो अलग लेके आओ। ठीक है, नेक्स्ट देखो। हाँ आसना सोल्व नहीं हुआ बेटा, नहीं हो रहे ये वाले क्वेश्चन, ये वाला नहीं हुआ, ये वाला कर लिया। लो मैं बताऊं, चलो ट्राई कर लो 1 मिनट। देखो ये क्वेश्चन सोल्व करने का मेथड मैं आपको बता रहा हूं, आप एक बार घर पे ट्राई कर लेना, बिल्कुल इजी है। देखना एक बार, ऐसे क्वेश्चन से आपको कभी भी नहीं घबराना है। सबसे पहले क्या लिखो भाई, ए और बी एलिमेंट से कंपाउंड बना है, तो ए और बी है भाई। ए का परसेंट कितना दिया 50% और इसका भी 50 दे रखा दोनों का, तो परसेंट गिवन है, दोनों का एटॉमिक मास भी गिवन है, तो परसेंट को एटॉमिक मास से डिवाइड करो, कितना आएगा बोलो 30 से डिवाइड किया इसको 40 से, तो क्या 50 से 50 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखना एक बार, लिखो मत अभी। 40:30 आएगा कि नहीं आएगा, ये क्या आया 4:3, A4 B3 किस किस का आ गया भाई, नहीं समझ में आया, दोबारा बताऊं, समझ तो आ गया ना, आसान है, किस किस का आ गया था। अब देखो पेपर में मिस्टेक क्या होती है, सारी मेहनत सही से करते हैं और जल्दबाजी में A3 B4 कराते हैं। एक तो ये मिस्टेक यही कर दिया क्या दोनों ने, वेरी गुड, लिखो ये मिस्टेक नहीं करनी। और दूसरी मिस्टेक देखो क्या होती है, ये तो बहुत मतलब इन्होंने बहुत
छोटे लेवल की मिस्टेक की है। एक असली मिस्टेक जो सब बच्चों से होती है वो ये है कि हमारी हैबिट होती है पढ़ने की ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। एग्जामिनर पता क्या करेगा, वहां पे बी एंड ए लिख देगा, ठीक, स्टार्टिंग में लिखेगा ए कंपाउंड कंटेन 50% ऑफ ईच एलिमेंट ए बी एंड ए, ठीक, और जब एटॉमिक मास लिखेगा ना तब ए एंड बी का लिख देगा। आजकल एग्जामिनर बच्चों से ये वाली मिस्टेक करवा रहा है, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। समझे कि नहीं समझे? स्टार्टिंग में लिख देगा बी एंड ए और मास दे देगा ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो ध्यान रखना है, जैसे यहां पे तो सेम परसेंटेज, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। एक्स और वाई वाले में ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया ना, मिस्टेक होगी बच्चों से, पक्का मिस्टेक होगी मैक्सिमम स्टूडेंट से, ठीक। तो ये ध्यान रखना है, ये मिस्टेक भी मैंने आपको बता दी, ठीक। तो इसमें देखो, इसमें मैंने सिंपल ही दे रखा है, मैंने एग्जामिनर की तरह ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, ठीक। ये लगाऊं क्या, करूंगा इसको भाई, यहाँ पे y और यहाँ पे x, यहाँ पे 60, यहाँ पे 40 हो जाएगा, तो फिर उल्टा पढ़ोगे आप। तो ये 40 है, ये 60% है, तो डिवाइड कर दो कितना, इसका एटॉमिक मास 30 और इसका 20, तो कैंसिल कर दो, ये 0 कैंसिल हो जाएगी और ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा, 4/3:3, ये 3 उस तरफ जाएगा, तो 4:9 आया कि नहीं आया? तो ये x4 y9, ये आपका आंसर आ जाएगा। किस किस का ठीक था भाई? वेरी गुड। ये क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। थोड़ा बहुत ऑक्साइड्स के और बचे हैं, ऑक्साइड वाले क्वेश्चंस चेंज करके कराऊं, एक क्वेश्चन कराऊं चेंज करके, लिखो फिर। ये लिख लिया, वो करेगा भाई, मानेगा ही नहीं, वो बोल रहा है तो करना पड़ेगा अपने को, करा देता हूं ना। नेक्स्ट देखो, एक कंपाउंड इज consist of elements P and Q, ठीक। if 60% Q and 40% P are present in compound, then find its molecular formula। ठीक है भाई, ब्रैकेट में लिखना यहां पे गिवन एटॉमिक वेट ऑफ P and Q are 40 and 60 respectively। इसकी बजाय भी आप पता क्या कर लो, इसको कुछ और लिख लेते हैं। क्या लिखा जाए? है रेशो थोड़ा ठीक भाई, रेशो भी बन जाए, ये तो पी क्यू आ जाएगा सीधा, मैं बता दूं, है ना? है, एक काम करो ना, 40-50 लिख लो ना, ठीक है, ये कर लो, क्या दिक्कत है? करें भाई सोल्व, मैं बताऊं क्या? नहीं डांट रहे हो आप, वो है पता नहीं, डांट के ही नहीं पता सर को डांट रहे। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो भाई P/Q लिखोगे, ये कितना है? P कितना है? 40 और ये कितना है? 60, डिवाइड बाई इसका मास कितना है? 40 और उसका कितना है? 50, ये आएगा 1:6/5, यानी 5:6, P5 Q6। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। इसमें ना आपके 1-2 क्वेश्चंस और बचे हैं, जैसे ऑक्साइड्स वाले, उसमें पता क्या करता है एग्जामिनर भाई, आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन बैंक में कि ऑक्साइड में दे दिया आपको कि भाई एलिमेंट की परसेंटेज 40 है, तो आप समझ जाओगे ऑक्साइड में क्या होगा, एलिमेंट और ऑक्सीजन की 60 है। कर लेंगे फाइंड आउट वहां से ऐसे क्वेश्चंस, ठीक। एलिमेंट का एटॉमिक मास दिया होगा, ऑक्सीजन का आपको पता होता है, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। वो सोल्व हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं 3-4 क्वेश्चन कल मैं करवा दूंगा, उसके बाद सारे सोल्व हो जाएंगे। टेंशन नहीं लेना अगर ऑक्साइड वाले ना हो, वैसे क्वेश्चन सेम ही होते हैं, मैंने मेथड भी बता दिया आपको, ठीक। अब जल्दी से रिवीजन कर ले। रिवीजन देखो भाई, हाँ ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला है। अरे देखो, जब आप
लिख दिया मैंने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिख देता है एग्जामिनर, सिंपलेस्ट भी लिख देता है। एक्चुअल में ये सिंपलेस्ट आता है, ये एक्चुअल में सिंपलेस्ट आता है क्योंकि उसने वेट ही नहीं दिया ना अपने को, हमें मॉलिक्यूलर मास ही नहीं पता। ठीक, फिर कैसे करेंगे? ठीक है, तो जनरली यही आएगा, ऐसे कर देंगे उसमें। ठीक, अब सुनो मेरी बात, सबसे पहले आपने आज क्या पढ़ा भाई? एक्चुअल मास, मास ऑफ वन एटम और मॉलिक्यूल इन ग्राम्स, उसको एक्चुअल मास कहते हैं। फिर इसके बाद एवरेज एटॉमिक मास, अगर आपको परसेंटेज गिवन है और उनका भाई आइसोटोप का परसेंटेज और मास गिवन है तो क्या करेंगे? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड बाई टोटल परसेंट 100 से डिवाइड कर देंगे। अगर फ्रैक्शन गिवन है क्या करेंगे भाई? m1 f1 प्लस m2 f2 प्लस m3 f3 एंड सो ऑन, ये आ जाएगा। फिर इसके बाद आपने एग्जांपल्स किए थे, एग्जांपल इजीली हो गया था। फिर नेक्स्ट देखो, इसके बाद एक चीज रहती है आपकी यहाँ पे, छोटी सी मैं बता देता हूं, लिख लो लिखना चाहो तो। फॉर्मूला मास मिलेगा आपको एनसीईआरटी में, एक होता है फॉर्मूला मास। कहां पे लिखूं भाई, कहां पे लिखूं मैं? इसको थोड़ा सा हटा के जगह बना देता हूं। फॉर्मूला मास लिख दो, डिफाइंड फॉर फॉर्मूला यूनिट्स। जैसे भाई आप क्या बोलते हैं भाई? CO2 का है, ठीक, इनका मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। अगर एटम है उनका एटॉमिक मास बोलते हैं। तो फॉर्मूला मास किसके लिए होगा? जैसे एग्जांपल भाई NaCl का, NaCl में ना तो आपका एटम्स है और ना ही मॉलिक्यूल है, तो इसमें पता क्या करेंगे? Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन का मास ऐड कर देंगे, उसको कहते हैं फॉर्मूला मास। बस इतना, खत्म हो गया, ये फॉर्मूला मास था और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में एक लाइन और लिखी है भाई, जो आपके NaCl का क्रिस्टल बनता है उसमें Na प्लस आयन को 6Cl माइनस आयन सराउंड करेंगे और Cl माइनस आयन को 6Na प्लस आयन सराउंड करेंगे। ठीक, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जब आप लिखते हो Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन का 6:6 आता है, यानी 6Na प्लस 6Na प्लस आयन 6Cl के द्वारा सराउंडेड होंगे और Cl माइनस आयन 6Na प्लस के द्वारा। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। यहां पे वैसे ही लिखवा दिया मैंने क्योंकि एनसीईआरटी में है, बाकी आप कहां पे पढ़ेंगे? सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में एक ये लाइन थी, मैंने आपको बता दी। ठीक है भाई, क्योंकि एनसीईआरटी में जो हो कहीं भी पूछा जा सकता है, सॉलिड स्टेट में नहीं लिखा, यहां लिखा है, और केमिकल बॉन्डिंग में भी लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद देखो क्या पढ़ा हमने? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। पहला लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या कहता है भाई? मास क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक, फिर केमिकल रिएक्शन में क्या होगा? मास टोटल, रिएक्टेंट अगर पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो मास उतना ही मिलेगा प्रोडक्ट का जितना आपने टोटल रिएक्टेंट का मास लिया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये क्या कहता है भाई? अब कोई भी कंपाउंड है, उसका कोई भी सोर्स है, कोई भी ओरिजिन है या कोई भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, उसमें एलिमेंट्स का कंपोजिशन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। फिर इसके बाद बड़ा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, डाल्टन ने दिया था। इन्होंने क्या बोला कि जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करके डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं तो एक एलिमेंट के फिक्स मासेस, एक एलिमेंट का फिक्स मास जब दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट मासेस के साथ रिएक्ट करता है तो डिफरेंट मासेस का रेशियो क्या आएगा? होल नंबर आएगा। यही पढ़ा था। जैसे H2O H2O2 इसके एग्जांपल थे, CO CO2, PCl3 PCl5, SnCl2 SnCl4, ये एग्जांपल थे इसके। नेक्स्ट इसके बाद गेल-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये क्या कहता है? गैसियस रिएक्शन में सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे गैसियस रिएक्टेंट्स वॉल्यूम के रेशियो में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ये बताया था। जैसे वही सेम टेम्परेचर प्रेशर ले लिया, H2 का 1 मोल Cl2 के 1 मोल H2 का 1 वॉल्यूम Cl2 के 1 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम ऑफ HCl प्रोड्यूस करेगा। यही पढ़ा था ना। अवोगाद्रोस लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यही था। एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये आपका था। फिर इसके बाद क्या आया भाई? ये हमने पढ़ा। फिर वेपर डेंसिटी पढ़ा था। वेपर डेंसिटी में आपने क्या पढ़ा था? वेपर डेंसिटी क्या होता है? वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलर मास बाई 2। फिर उसमें कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बताओ क्या पढ़ा? वेपर डेंसिटी के बाद बोलो जल्दी। परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई? मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ एलिमेंट इनटू में 100। ये था। उसमें मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, कभी भी मिनिमम मॉलिक्यूलर मास की बात की जाए तो जिस एटम का परसेंट दिया गया है तो उसका एक एटम प्रेजेंट होगा। जैसे वो बोला था ना, सल्फर में, सल्फर का 3.4% है इंसुलिन में, तो बताओ इंसुलिन का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट क्या है? तो आप क्या करेंगे? उसमें सल्फर का मिनिमम एक एटम मान लो,
तो 3.4% है 100 में, 1% है 100 बाई 3.4 में, और 32% है, यानी एक एटम प्रेजेंट है 100 बाई 3.4 इंटू 32 में, तो उसका मोलर मास मोलिकुलर वेट आ गया था ऐसे। फिर इसके बाद और क्या किया था भाई, परसेंटेज कंपोजिशन के बाद इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है, मोलिकुलर फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो ये मैंने मोलिकुलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला के एग्जांपल आपको दिए थे। जैसे ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6, इंपेरिकल फॉर्मूला होता है CH2O। ठीक, तो इंपेरिकल फॉर्मूला अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो आप मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला करके। N कैसे आएगा? मोलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाई इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ये आपने एग्जांपल देख लिए। बोलो भाई इसमें कोई डाउट है क्या? ठीक, हो गया कवर। नई एनसीईआरटी में आप कहां पे पढ़ेंगे? पेज नंबर है 15। ठीक है, सीधा पेज नंबर 15 पे आ जाओ। पेज नंबर 15 पे आपकी हेडिंग दी है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये लिख रखा, जहां पे ये लवसियर की फोटो लगी है। तो ये आपके लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, 5 लॉ है। पहले तो ये पढ़ेंगे आप, फिर इसके बाद देखो जो नेक्स्ट पेज पे आपके एटॉमिक मासेस, मोलिकुलर मासेस और एवरेज मास ये दे रखे हैं। ये मोलिकुलर मास, फॉर्मूला मास, ये सारे मैंने आपको पढ़ा दिया और ऑलरेडी आपने कल भी पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा होगा तो आज पढ़ लेना सारा। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ना है और एटम, मोलिकुल और एवरेज मास, एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, ये सारा पढ़ना है। ठीक है भाई, तो ज्यादा काम नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है मेन तो। ठीक, और जो आपने पढ़ा वो रिवाइज कर दो। एनसीईआरटी पढ़ने में 15 से 20 मिनट लगेंगे, लेकिन पढ़ना कब है? पहले नोट्स पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस और फिर एनसीईआरटी। ठीक है भाई, थैंक यू।